ओके सो गुड इवनिंग. लेट अस क्विकली रिवाइज चैप्टर नंबर 1. अब तक जो सीखा है वो ठीक है. विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन दैट मच डेप्थ एज इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो चालू की तरफ से क्या था? सबसे पहली बात, वी स्टार्टेड विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स इज व्हाट वी स्टार्टेड. ठीक है. सबसे पहले जस्ट अ सेकंड. ओके सो वी स्टार्टेड विद व्हाट? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स. सबसे पहले देखा पार्टनरशिप होता क्या है. व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed together to do what ऐसे शेयर प्रॉफिट. मतलब किधर से शेयर करेंगे प्रॉफिट? बिजनेस कमाएंगे, बिजनेस करेंगे तो शेयर करेंगे ना प्रॉफिट्स. सो द पार्टनर्स कितने होने चाहिए? दो या दो से ज्यादा, मिनिमम टू होने चाहिए. एंड दे विल एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस फ्रॉम अ बिजनेस. ठीक है. स्पेशल फीचर क्या देखा था पार्टनरशिप का? म्यूचुअल एजेंसी करके एक फीचर देखा था, याद है क्या तुमको? अरे डू रिमेंबर म्यूचुअल एजेंसी? क्या होता है वो? पार्टनरशिप में अगर देखो, एक सेकंड रुक जाना. पार्टनरशिप में अज्यूम करो ए एंड बी करके दो पार्टनर्स है. ठीक है. देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी इन अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. अब इसमें से जो पार्टनर बी है, व्हाट डज दिस पार्टनर डू? दिस पार्टनर गोज टू परचेज गुड्स फ्रॉम सी. ठीक है. अब जब ये बी सी के पास गुड्स खरीदने जाता है तो सबसे पहली बात, वो जो इनवॉइस देगा. अब इनवॉइस कौन देगा? सेलर देता है ऑब्वियसली. सेल्स बिल विल बी गिवन बाय सेलर टू द बायर. अब सपोज ये मिस्टर सी है, मैं मिस्टर बी हूँ. मैं इसके पास गया गुड्स परचेस करने के लिए, बोला गुड्स दे, देना कुछ तो. इसने गुड्स दिया मेरे को. अब ये मुझे गुड्स के साथ एक बिल भी देगा जिसमें इसने बहुत, मतलब मैंने क्या बोला एज अ बी, मैंने इसको बोला कि देख मेरा नाम मत लिखना, मैं परचेस करने आया हूँ. ठीक है. बट मेरा नाम मत लिखना, मेरे फर्म का नाम लिखना, बिकॉज आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टनरशिप फर्म. आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. तो ये जो गुड्स है ये इसने भेजे, बेचे किसको? ए बी फर्म को बेचे. डिलीवरी माने बी लेके गया, रहने दो. डिलीवरी वॉज टेकन बाय बी बट इन द बिल द नेम मेंशन्ड वाज ऑफ ए बी फर्म. जो फर्म है उसका नाम मेंशन किया था. ठीक है. अज्यूम करो ये बिल, ये जो गुड्स खरीदे उसकी कीमत है 10,000 रुपए. ठीक है. 10,000 के गुड्स बी परचेज्ड एंड ही टुक देम अवे. अब क्या हो गया, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ना ऐसा एक ये रहता है कि बेटा एटलीस्ट 30 दिन का तो क्रेडिट पीरियड, गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार, उधारी पे एटलीस्ट 30 दिनों का उधारी रहता है एटलीस्ट. ठीक है. तो 30 दिन के बाद क्या हो गया, ये सेलर सी जो है वो चला गया ए बी फर्म के एड्रेस पे. अब जब सेल बिल दिया है, उसमें नाम दिया है, सब कुछ दिया, तो एड्रेस भी दिया रहेगा ना फर्म का. ये फर्म के एड्रेस पे चला गया पैसा लेने. ठीक है. अब 30 दिन नहीं, बहुत दिन हो गया यार, अभी जाना पड़ेगा पैसा लेने. तो सी खुद क्या करता है, पैसे लेने जाता है फर्म के पास. अब फर्म में बैठा हुआ सिर्फ ये अकेला, फर्म में सिर्फ मिस्टर ए बैठा हुआ है आराम से. अब मिस्टर ए को तो ये ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ, क्यों? जब बी ने ये गुड्स लिए, गुड्स लेके वो रफू चक्कर हो गया, भाग गया. सर कहाँ भाग गया? मत पूछो, भाग गया वो. और 4 दिन बाद उसने ए को कॉल करके बोला कि आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन द पार्टनरशिप. ठीक है. मुझे बाहर गिरना है इधर से. अब ये बेचारे को ये ट्रांजैक्शन मालूम ही नहीं है कि ये तो गुड्स लेके गया है, ये पकड़ा ना जा सके, इसीलिए क्या कर रहा है, बिजनेस से बाहर आउट हो रहा है. तो अब ए बोलता है ओके मिस्टर बी यू कैन लीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए का तो कुछ बिगड़ा नहीं था, बी ने कुछ पैसे भी बाकी नहीं थे, चलो हो गया. अब जब सी ए ये फर्म में जाएगा तो बैठा हुआ है सिर्फ ए. सी जाके पूछता है पैसे.
मेरे पैसे दे। ए बोलता है काय संबंध, तू कौन, आज तक ना मैंने तेरे को देखा है, ना मैंने तेरे से कोई गुड्स लिए है, ना तेरा मेरे पास कोई इनवॉइस है, तो तू कौन? यस और नो? जाहिर बात है ए को कुछ मालूम ही नहीं ट्रांजैक्शन के बारे में। एक प्रूफ तो रहता है इनवॉइस, एक प्रूफ तो इनवॉइस रहता है, फिर दूसरा प्रूफ हाँ देख जब क्या होता है, जब ये सेलर एक इनवॉइस देता है ना, तो इनवॉइस के ना दो कॉपी होते हैं, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। ओरिजिनल जो है वो बायर को मिलता है, डुप्लीकेट सेलर के पास रहता है। तो डुप्लीकेट इनवॉइस लेके पहली बात सी गया, अब ए ने बोला अरे तो तू खुद छाप सकता है, प्रूफ सी सी टीवी, कुछ ना कुछ प्रूफ रहेगा ना यार। अगर उसके इसमें सीसीटीवी कैमरा रहा तो क्या करेगा, थोड़ा इमेजिनेशन कर, थोड़ा इमेजिनेशन कर, अगर सीसीटीवी रहा तो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल क्या होता है, आजकल विद द एडवेंट ऑफ जीएसटी ना क्या हो गया है, एज सुन एज यू मेक अ इनवॉइस ना, उसका इंफॉर्मेशन चला जाता है गवर्नमेंट के पास। एंड अगर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चला गया, इट मीन्स कि तूने गुड्स बेचे हैं, बात खत्म। जैसे सीने इसीलिए क्यों, अरे कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि फेक बिल बनाए, गवर्नमेंट को वो नोटिस जाए, क्यों, अरे एज सुन एज यू मेक द बिल तुमको उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा, तो कोई बंदा क्यों फेक बिल बनाएगा। तो इसलिए ये कर्ब करने के लिए ही कंसेप्ट निकाला था आफ्टर जीएसटी। तो ऐसा प्रूफ है, सीसीटीवी है, इनवॉइस है, गवर्नमेंट के पास प्रूफ है, सब कुछ है। अब एक और अगर तू देखेगा तो ई इनवॉइस करके है, ठीक है। ई इनवॉइस से क्या होता है, ये जो इनवॉइस है ना, यहां पे एक स्कैनर आता है, यहाँ पे एक स्कैनर आता है, स्कैनर क्यूआर कोड का स्कैनर आता है। एज सुन एज यू स्कैन ना, सब इंफॉर्मेशन मिलता है, एवरी इंफॉर्मेशन, किसने परचेस किया, कौन से डेट पे परचेस किया, कौन से गुड्स परचेस किए, टाइम क्या था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कौन लेके गया गुड्स को, ये सारी चीजें एक सिंगल क्यूआर कोड में रहती है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से ये प्रैक्टिस जो है फेक बिल का वो कम हो गया। तो अज्यूम करो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। अब ए पूछेगा, इसने जैसे पूछा प्रूफ क्या है, तो मैंने ए को इतने सारे प्रूफ दिखा दिए। अब ए मुझे बोलता है, सॉरी हाँ, ए सेलर को बोलता है कि यार देख भाई, जो किया मेरे पार्टनर ने किया, अब वो यहाँ पे है नहीं, अब तू उससे जाके पैसे मांग। वो सेलर बोलता है कब से उसको कॉल कर रहा हूं मैं, उठा ही नहीं रहा है, तो तब जाके मैं यहाँ पे आया हूं। ए बोलता है माला नहीं विचारा इससे, चले जाए इधर से। अब सी के पास क्या ऑप्शन बचता है, पूछ रहा हूं तुमसे, सी के पास क्या ऑप्शन बचता है? फर्म को पे करना पड़ेगा, बट सी ए ने तो मना कर दिया ना, ए ने सिक्योरिटी धक्के मार के बाहर निकाल दिए। अब सी क्या करेगा, रिपोर्ट कहाँ पे करेगा, क्या करेगा बोला, रिपोर्ट करेगा ना, हाँ कहाँ करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में करेगा, केस करेगा। सी ने क्या किया, कोर्ट के पास चला गया। अब बैठा है यहाँ पे जज, ए है सी है। सी ने सबसे पहले बोला ऐसा ऐसा इसके पार्टनर ने गुड्स खरीदा था, ये इसका इनवॉइस है और सपोर्टिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है। अब ये मुझे बोल रहा है कि ये पेमेंट नहीं करेगा। अब एज अ जज मैं ए को पूछूंगा, ए क्यों भाई, क्यों पेमेंट नहीं करेगा? तो ये बोलेगा अरे मैंने किया ही नहीं है ट्रांजैक्शन, बी ने किया है। अब मैं इसको बोलूंगा चुप बैठ जरा, सेक्शन 4 है किसका, पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है। सेक्शन 4, ये देख सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट का। ये क्या बोलता है कि बिजनेस जो है वो कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। अगर तू तेरे दो पार्टनर थे ना, ए और बी, अगर बी ने ट्रांजैक्शन किया चलेगा, इट विल बी डीम्ड, ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि ए तुझे ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम है, उसको नहीं मालूम है, बट फिर भी लॉ ऐसा अज्यूम करेगा कि इसको ये मालूम है, ठीक है। अब ये बैठ गया चिंता में, अब जज को कैसे चैलेंज करे, जज ने बोले तो सही रहेगा, यस और नो। तो ए बोलता है चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देख मेरे भी अभी थोड़ी कड़की चल रही है, मेरे भी बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरे फर्म में सिर्फ 5,000 रुपए है, ये 5,000 बहुत हो गए, मेरे फर्म में सिर्फ 2,000 रुपए है कैश मेरे पास, बैंक सब कुछ मिला के मेरे पास 2,000 रुपए ही है। अब मैं ये 2,000 सी को पे कर दूंगा एंड प्लीज ये केस आप यहाँ पे खत्म कर दो। बट सी नहीं मानेगा, क्यों, क्यों मानेगा यार, 8,000 क्यों छोड़ू? तो वो जज को बोलेगा सर आई डोंट एग्री विद दिस प्रपोजिशन, मुझे ये नहीं चलेगा। अब जज बोलेगा कि ठीक है तेरे को नहीं चलेगा ना, नो प्रॉब्लम। ए तेरा जो पर्सनल चेन है, तूने घड़ी पहनी है, बेच,
चप्पल बेच, चेन पहनी है बेच, तेरे जो भी पर्सनल फोन बेच, तेरे जो भी पर्सनल एसेट्स है वो सब बेच, पैसा गोला कर, इसको दे। ये बोलेगा अब ठीक है, ये तो मैं समझ लूंगा कि मेरे को ये ट्रांजैक्शन के बारे में नोटिस था, ऐसे तुमने अज्यूम किया, ठीक है ओके, बट मैं मेरे पर्सनल एसेट्स क्यों बेचूं मैं मेरे पर्सनल एसेट्स? बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अगर फर्म इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ इट्स डेट, एंड द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, यस। उसमें सब बेचने के बाद भी 8,000 नहीं हो रहा तो क्या होगा मालूम क्या, अब अज्यूम कर सब बेच लिया, सब बेच लिया, सब मिला के 5,000 आए, तो टोटल वो भरने के लिए रेडी है 7,000, उसको 3,000 आ ही नहीं सकता। वो तीन, अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ उसने सारे पर्सनल एसेट्स बेच के 5,000 आए, ठीक है, 2,000 तो ऑलरेडी फर्म में थे, तो 7,000 आ गया, फिर भी 3,000 शॉर्टफॉल है। तो उस केस में व्हाट इज द लीगल रेमेडी टू मिस्टर ए? इसी का छोड़ दे, सी अभी कुछ नहीं कर सकता। लीगल रेमेडी टू मिस्टर ए इज, मिस्टर ए जाएगा कोर्ट के पास, वो बोलेगा कोर्ट प्लीज डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, करप्ट नहीं, बैंकरप्ट, करप्ट अलग है, करप्ट मतलब चोर, बैंकरप्ट मतलब पैसा ही नहीं है। तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो इस केस में इंसॉल्वेंट हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि अब ये 3,000 रिकवर नहीं है, दिस विल बी फुल सेटलमेंट। तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब किया था 11वीं में, जब भी बाद में हाथ लगे तो वो 3,000 पे बैक करना नहीं, यूजुअली एक बार अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया ना तो केस सारे तरह खत्म हो जाएंगे, बाद में जो भी केस होगा नया केस चालू होगा। क्यों? अरे फर्स्ट व्हेन यू, जब तेरे को इंसॉल्वेंट ठहराया जाता है तो उसका एक रिमार्क तो यही है कि तेरा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या है। इफ यू हैव फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, कोर्ट विल नॉट डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट। ऐसा तेरे पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू हैव नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इन दैट केस द कोर्ट विल डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमने क्यों डिस्कस किया? बिकॉज ऑफ दिस वन लाइन की बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, फिर हमने दूसरे कुछ फीचर्स देखे थे। कौन सा फीचर देखा था? एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनर एक रहता है तो सारे प्रॉफिट्स उस ओनर के हो जाएंगे। अरे बट पार्टनरशिप में तो एक से ज्यादा है ना, तो जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो लॉजिकली पार्टनर्स में शेयर होने चाहिए, यस और नो? तो दिस इज समथिंग वी कॉल एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मतलब जो भी प्रॉफिट होंगे वो पार्टनर्स में शेयर किए जाएंगे। अब सर कौन से, कितने पार्टनर को कितना, ये तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में डिसाइड रहना चाहिए। दिस शुड बी मेंशन्ड इन योर पार्टनरशिप डीड कि अगर प्रॉफिट्स हुए तो इतना ए को जाएगा, इतना बी को जाएगा। नाउ दैट कैन बी 50-50 आल्सो, दैट कैन बी 30-70, 60-40, 40-60, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, यू हैव टू डिसाइड विद इन योर पार्टनरशिप फॉर्म। सर क्या आज मैंने उसको 30-40, आज मैंने उसको सपोज 30-70 करके सेट किया, क्या मैं उसको अगले साल के लिए 40-60 कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, कर सकता है। ये भी सीखेंगे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर सकते हैं तुम। बट एक यहाँ पे ब्यूटीफुल प्रोविजन क्या है पार्टनरशिप एक्ट का? पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है ही नहीं, अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे भूल सकते? तो बेसिक है, देख पर्पसफुली कोई नहीं भूलता, अगर इसलिए तो ये सेंटेंस ऐड किया है ना, तूने पर्पसफुली नहीं भूला है बट यू हैव केप्ट इट ब्लैंक, तो उस केस में इट विल बी अज्यूम्ड कि वो 50-50 होगा। तो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 50-50। एमसीक्यू में ये ब्लैंक छोड़ा है और अगर नेक्स्ट ईयर चेंज करना है करो, हाँ बट उसके लिए फिर से स्पेसिफिक रेशो डालना पड़ेगा फिर वहां पे। ठीक है, कल तुमको मैं पार्टनरशिप डीड का पीडीएफ लेके आता हूँ, उसमें सारे टर्म्स मेंशन किए रहेंगे। आई हैव फर्म कंपनीज क्लाइंट्स बहुत है पार्टनरशिप फर्म, तो उनका तुमको मैं कल पार्टनरशिप डीड दिखाता हूँ कि उसमें सब मेंशन किया रहता है। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। एग्जाम से इधर क्या आएगा, जो तुम्हारा 1 मार्क का एमसीक्यू रहता है ना, उसमें कभी कभी वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे देंगे कि इतना इतना पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, ए और बी पार्टनर है, कंप्यूट द शेयर ऑफ ए एंड बी। डरना मत, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन में अगर पीएसआर नहीं दिया है इट मींस इट द एग्जामिनर वांट्स यू टू टेस्ट कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन यू अप्लाई दैट लॉजिक कि पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो डरना मत। तो इसलिए हमने देखा था, अच्छा ये पीडीएफ नोट्स ग्रुप पे हैं यहाँ तुम्हारे, तो यू कैन क्विकली यू नो, किसका बाकी है लिखना तो वो लिख सकता है, आज भी भेजता हूँ मैं ग्रुप पे, डोंट वरी। जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज प्रोवाइडेड, ग्रुप नया बनाया क्या? पता ही नहीं ग्रुप में ही नहीं
ठीक है, वो डिस्कस करते हैं क्लास के बाद, सर से बात कर लो, मैडम बैठे नीचे, वो हो जाएगा जो है, और ठीक है चलो भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। तो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट द पीएसआर विल बी इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे सबका मैथ अच्छा है ना, अच्छा है ना, ठीक मतलब डिवीजन करना आना चाहिए बस, फिर ठीक है, फिर छोड़ दे, ये बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे तो उसके है ये सब कुछ। अब ऑब्वियसली बात है, एक छोटा एग्जांपल लेके खत्म करता हूं। एबीसी जो है, एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है, इन विच द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठंडे हो जाए क्या तेरे को, इसी का रिमोट है क्या, 224 कर, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 3:5:4 है, मतलब सबसे पहले बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5:4, इसका मतलब क्या, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसके कितने हिस्से होंगे, 3 + 5 + 4, तो टोटल 12 पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, जिसमें से 3 पार्ट जाएंगे ए को, 5 जाएंगे बी को, एंड सी को जाएंगे 4 पार्ट्स, ठीक है। तो अगर टोटल प्रॉफिट 1,20,000 है तो इसको डिवाइड बाय 12 करो और एक एक पार्टनर का शेयर निकालो। दिस इज वो एक एक मार्क के लिए आते हैं, एमसीक्यू कभी भी आ सकता है, एमसीक्यू नहीं, वो जो 1 मार्क क्वेश्चन रहते हैं वो, हाँ एमसीक्यू, तो वो आ सकता है। एंड इट विल ऑलवेज फॉर्म अ बिगर पार्ट ऑफ, मतलब जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो उसमें ये सब जो है काम आएंगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी स्टडीड वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सबसे पहली बात, कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो पार्टनर्स फर्म में डालते हैं। सर वो पार्टनर्स के पास पैसा किधर से आता है, इट कैन बी देयर ओन सेविंग्स, ठीक है, और पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अक्सर अगर लोन लेना ही है तो पार्टनरशिप फर्म जाके लोन लेगी ना, पार्टनर्स क्यों लोन लेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म जब तुम नया नया चालू करोगे तो बैंक जो है, बैंक क्या मांगता है, अगर तुमको कोई लोन लेना है तो बैंक सबसे पहले मांगती है इनकम प्रूफ, इनकम कितना है, क्यों, अरे अगर तुम्हारा इनकम है 10,000 और तुम मांगोगे लोन 10 लाख का, कैसे होगा फिर, तो सबसे पहले तुम्हारा इनकम प्रूफ मांगते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म तो अभी अभी पैदा हुआ है तो उसका तो कोई इनकम प्रूफ है ही नहीं, इनकम प्रूफ किसका है, पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, आइदर अपने खुद के सेविंग्स से पैसा डाल सकते हैं या फिर वो जाएंगे बैंक से लोन लेने के लिए एंड फिर पैसा डाल देंगे। अब मैंने और इसने, हम 2 पार्टनर्स है, ठीक है, सपोज इज अ पार्टनरशिप फर्म, हम दोनों ने पैसा डाला 10 लाख का, 10 लाख किसने, 10 लाख मैंने, 20 lakhs भी कॉन्ट्रीब्यूट इन द पार्टनरशिप फर्म। अब अगर मैंने नया पार्टनरशिप फर्म चालू किया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पहले साल मेरे को प्रॉफिट होगा दुगना, मस्त, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है बट बहुत कम होगा, एंड लॉस भी बहुत ज्यादा हो, क्यों, अरे इन द स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर तुमको बिजनेस चालू करना है तो कस्टमर्स देखने पड़ेंगे किधर किधर से मिलेंगे, फिर सप्लायर जो है वो कम रेट पे देगा कि नहीं, मार्केट में देखना पड़ेगा कौन कम रेट पे दे रहा है, फिर एडवर्टाइज करना पड़ेगा गुड्स भेजने के लिए, तो बहुत सारे अलग अलग झंझट रहते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन या पहले 5 साल पकड़ लो, प्रॉफिट्स तुमको होंगे ही ऐसा नहीं है, बट मैंने और इसने तो पैसा डाला है इसमें। अब ये जो पैसा है ये हम नॉर्मल बैंक में भी डिपॉजिट कर लेते तो हमको इंटरेस्ट मिल जाता बैंक से, एफडी, यस और नो, बट अभी हमने इसमें डाला है पैसा, तो हम लोग बोलेंगे हे पार्टनरशिप फर्म, वी हैव इन्वेस्टेड मनी इन यू, ये पैसा हम लोग अगर बाहर इन्वेस्ट करते तो हमको कुछ तो रिटर्न मिलता था, अब ये रिटर्न तू हमको दे। अब अगर बाहर इन्वेस्ट करके मिलता था 10%, तो मैं बोलूंगा पार्टनरशिप फर्म कम से कम 5% तो दे माते, एटलीस्ट 5% तो दे, कुछ तो मिले मुझे, क्यों, पार्टनरशिप वाले प्रॉफिट दूंगी ना, अरे वो बाद में, बहुत बाद में, पहले मुझे कुछ तो दे। अब ये है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट सच बोलूं इसका अकाउंटिंग में कोई भी लॉजिक नहीं है, इसका लॉजिक है टैक्सेशन। टैक्स जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनरशिप फर्म का, उसमें से जो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे करेगी वो माइनस होगा एंड फिर डिफरेंशियल इस पे इंटरेस्ट पे होगा। सर ऐसा क्यों है, वो टैक्स में लॉजिक है उसका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहली बात इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इट इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इनकम ऑफ पार्टनर्स। तो जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर ऑफ कैपिटल, दैट इज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आगे जाके देखेंगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर होता है टू समथिंग कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये अप्रोप्रिएशन क्या है सिखाऊंगा, इट इज नॉट सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा 2 मिनट थोड़ा डिफरेंस है, इट विल कम, ठीक है।
तो एंट्री पास कर दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी समझ लो, बता रहा हूं जर्नल से लेजर कैसे ट्रांसफर करते हैं। क्यों आगे आएगा, ए जर्नल लेजर ध्यान दे। देख मैंने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू, ये एक एग्जांपल है, सब लेजर ऐसे ही होंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000। देख सबसे पहले जर्नल एंट्री देख के समझ लो कि दो लेजर अकाउंट आएंगे, पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा आएगा पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, रफ में बना रहा हूँ, डरो मत, ऐसा नहीं बनाया तुमको एग्जाम में कैसे बताना है सिखाता हूँ, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। ओ इसमें जेएफ वीएफ नहीं डाल रहा हूँ मैं, जर्नल फोलियो। हाँ क्यों, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि बेसिक पोस्टिंग कैसे करते हैं। हमेशा जर्नल एंट्री जब है तो उसको ऐसे मत पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे मत पढ़ो। सर कैसे पढ़े, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब डेबिट जो हो रहा है ना उसको पहले बाय बोलो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे रीड करो जर्नल एंट्री। सर क्यों, फायदा ये होता है कि इससे तुम भूलोगे नहीं कि सर डेबिट में बाय लिखना है कि क्रेडिट में बाय लिखना है। यस और नो, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। मैं बना रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यस और नो, किससे डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स ऑन कैपिटल की वजह, पार्टनर्स कैपिटल की वजह से। तो जहां पे टू है वो जाएगा तुम्हारे डेबिट साइड को, टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, यहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल मत लिखना। क्यों, अरे बाय पार्टनर्स कैपिटल को बाय है क्या, बाय किसको है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को है, तो ये मत करना। एंड दूसरा, अगर तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, डेबिट क्रेडिट, बाय किसको है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम बना किसका अकाउंट रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल तो नहीं आएगा, तो बचा क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमको लगने वाला है बिकॉज आगे जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ अपन यही खेलने वाले हम लोग, आगे आगे बहुत आगे बहुत आगे है वो। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में भी लगेगा ये, उसमें भी लेजर बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, आराम से होगा, टेंशन मत ले, आराम से होगा, डोंट वरी। सी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन थोड़े दिक्कत लगेंगे, चौथा पांचवा क्वेश्चन थोड़ा रिलीफ लगेगा, छठा क्वेश्चन बोलोगे सर आप चुप हम बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो। चलो तो ये जर्नल एंट्री क्लियर है। अब इसके हमने कुछ आगे के केसेस देखे थे कि कैपिटल कब कब इंट्रोड्यूस होगा और उसका इंटरेस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला, आई थिंक तूने यहां से नहीं देखा है, तूने यहां से नहीं देखा है लेक्चर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन तूने भी नहीं देखा इधर से, तूने देखा है, ठीक है, ध्यान देना। व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देख ईयर इज ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि कैलेंडर ईयर है, तो हमेशा ईयर को अज्यूम करना फाइनेंशियल ईयर। पहला केस है, अगर कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लेके आए, मतलब कब, 1 अप्रैल ऑफ द ईयर लेके आए, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, वेरी सिंपल। हाँ, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एक सवाल पूछो, बिजनेस में कैपिटल कितने महीने के लिए था, बिजनेस में कैपिटल कितने महीने के लिए था। अगर आंसर आया 12 महीना तो डायरेक्टली जो रेट दिया है इंटू कर दो, अगर है 9 महीना 8 महीना तो आगे केसेस देखेंगे। तो यहां पे व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट मींस कैपिटल इज इन द बिजनेस फॉर एंटायरली 12 मंथ्स। यस और नो, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 और 2 लाख का कैपिटल लेके आए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल का 12%। अब बोला है ए और बी का कैपिटल इंटरेस्ट निकालो, सिंपली 1 लाख इंटू 12% करो, आ जाएगा। क्यों, बिकॉज यहां पे कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर द एंटायर 12 मंथ्स। सो सर फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कैपिटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द कैपिटल इज इन्वेस्टेड। सी गेम यहां पे इतना ही है कि तुमको नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने आ रहा है क्या, शर्माने का नहीं। अगर दिक्कत हो रही है जनवरी फरवरी मार्च, मैं खुद ऐसे करता हूँ। क्यों, अरे वो छोड़ना, क्यों याद रखने का इतना, हाँ करने का बिंदास, या फिर तुमको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करो, तुमको जो करना है वो करो। हाँ, इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे काउंटिंग नहीं होता अच्छे से, इससे काउंटिंग अच्छे से होता है। हाँ तो करो, डरो मत, एग्जाम में भी करने का, हाँ गलत मत जाओ बस। ठीक है, तो गेम इज नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो सेकंड केस हमने देखा था, कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एट द मिडिल ऑफ द ईयर। जब देख
अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू द कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। अगर मेंशन किया तो मिलेगा। सर सिर्फ मेंशन करने से हो जाएगा कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट 6%, 6% लोन के ऊपर है, वो आगे देखेंगे। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है, 12, 15, 20, 25, 30, कितना भी। इनकम टैक्स के हिसाब से इट इज 12% मैक्सिमम। तो इसलिए ऑलमोस्ट एवरी पार्टनरशिप फर्म 12% ही लेता है। क्यों? अरे इनकम टैक्स में जितना मिल रहा है उतना लेना, कोई 10% क्यों लेगा? 12% अगर मैं ले सकता हूं तो मैं 12% लूंगा। तो इसलिए इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ऐसा इंटरेस्ट जो है 12% होगा। सो तो मतलब 12% के ऊपर नहीं ले देख अकाउंट्स में ले सकते हैं, अकाउंट्स में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनकम टैक्स में 12% से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों? अरे ऐसे तो मैं कुछ भी रेट मांगूंगा यार। हाँ, मैं वही बोल रहा अकाउंट्स में कुछ भी हो सकता है, इनकम टैक्स में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। कैपिटल इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर। अच्छा, मिडिल मतलब एग्जैक्टली 6 महीना नहीं है, कभी भी हो सकता है। 6 महीने में भी हो सकता है, बट इट कैन हैपन एट एनी डेट। अब इसका एक एग्जांपल लिया था अब मिस्टर बी का ये देखेंगे। मिस्टर ए बहुत हो गया, दो पार्टनर का होगा, टाइम पास नहीं करते। मिस्टर ए ने क्या किया, 1 लाख का कैपिटल लेके आया 1 जुलाई 2025 को। फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2026 को। वो कैपिटल लेके आया कभी 1 जुलाई 2025। अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल बिजनेस में कितने महीने के लिए? करो कैलकुलेट बिंदास, हाँ करो। कैपिटल बिजनेस में कितने महीने के लिए? 8 months. Okay, I have got one answer. 9 months. Listen up very carefully. This is important. अगर कैपिटल पहले दिन को लाके लाया है तुमने, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, देन यू नीड टू इंक्लूड दैट मंथ। माती माते, अगर कैपिटल पहले दिन को आया है कौन से भी मंथ के, तो महीना इंक्लूड करो। अगर आखिरी दिन में आया तो एक्सक्लूड। क्यों? अरे आखिरी दिन में आया मतलब कैपिटल कुछ चंद मिनटों के लिए था बे बिजनेस में। यहाँ पे कब लेके आया मैडम वो? 1 जुलाई 2025। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, 9 महीने होते हैं। इसे बोला गेम कहाँ पे है? नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेशन में। क्वेश्चन चेक करना है। क्या? ये सिर्फ सेपरेटली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा ना। हाँ ऑब्वियसली, ये देख द पर्पस किया ऐसा डायरेक्टली तुम्हारे जो फॉर दैट मैटर जो टीएस ग्रेवाल बुक है ना, उसमें डायरेक्टली स्टार्ट विद क्वेश्चंस ओनली, जहाँ पे दे हैव कवर्ड दीस पॉइंट्स। बट मेरा कैसा है, पहले एक बार ये सब आ जाए तुमको। क्यों? अगर मैं क्वेश्चन के साथ लूँ तो मुझे वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ पे ये केसेस कवर होंगे। एक बार तुमको केस मालूम पड़ गया तो क्वेश्चंस उतना मैं अच्छे से होमवर्क दे पाऊंगा तुमको उतना जल्दी जल्दी। तो इसलिए द ओनली पर्पस इज कि एक बार तुमको एक बार सब हो गया ना, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, मेन क्वेश्चंस। ठीक है। कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर। तो कैसे समझना है, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मंथ्स कितने के लिए। तो 1 लाख का कैपिटल, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, बट डू 9/12। 9/12। सर हम लोग नीचे डिवाइड क्यों करते हैं 12 से? अरे क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो पर एनम है, मतलब पूरे साल के लिए। बट पूरे साल के लिए क्या इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं सिर्फ 9 महीने के लिए निकाल रहा हूं। हाँ कि ना? क्लियर है? डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? अब देख, अब हाँ, अगर तू ये सिर्फ इंटू 9 करेगा ना, तो ऐसा हो जाएगा कि तू 9 साल के लिए निकाल रहा है। इसलिए उसको डिवाइड बाय 12 करेगा, तब जाकर 9 महीने के लिए आएगा, बिकॉज 1 ईयर हैज 12 मंथ्स। ठीक है, क्लियर है क्या? कैन आई गो अहेड? तो ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल दिए थे, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग एग्जाम्पल्स, सेम एग्जाम्पल्स है, बस ये डिसाइड करना है कि कितने महीने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा, अच्छा ठीक है, लेट मी डिस्कस दिस एग्जाम्पल। इसमें क्या हुआ था, ए ने 6 लाख लाया 31 मई को, एंड ए ने, अच्छा नहीं ये बी है क्या? हाँ ठीक है, छोड़, फिर ये नहीं है, दिस इज इजी एग्जाम्पल, छोड़ दे, छोड़ दो, दिस इज इंपॉर्टेंट। केस 3 इज गुड। जब ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में है और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है। सर मतलब क्या? सी कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैज ओपनिंग बैलेंस। क्यों? अब देखो, मैंने ये लेजर अकाउंट बनाया 31 मार्च 2026 में। ठीक है, 2000 मार्च 2026 में क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट हैज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट तो एक बोलना है, दो ही रहेंगे। ये मैडम बोल रही है क्रेडिट, सर बोल रहे डेबिट। ये मैडम भी अभी डेबिट पे आ गई, क्रेडिट।
डेबिट, इट कैन बी क्रेडिट ऑल्सो, इट कैन बी डेबिट ऑल्सो. सर कैसे? अरे कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, सीखेंगे. कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. सर कुछ भी क्या? resolution. So capital can have debit and credit both balances in common parallels if there is no exceptional situation. Debit balance कब होता है मालूम क्या? जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, जब पार्टनर बैंकरप्ट होता है ना, तब कैपिटल का डेबिट बैलेंस आता है. बट इन जनरल पैरेलल्स कैपिटल हैज क्रेडिट बैलेंस. ठीक है? क्यों? लॉजिकल चीज है ना यार. अब देख, सुनो, सबसे पहली बात अज्यूम करो मैंने लाया कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस. कितना? 10,000 का कैश मैंने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यस और नो? तो बाय कैश टू कैपिटल, मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट, तो बाय कहां पे आएगा? यहां पे आएगा ना बाय. हाँ बोलो बेशर्मों की तरह, हाँ बोलो. बाय कैश अकाउंट, यहां पे 10,000 आया. अब अज्यूम करो बाकी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं बिजनेस में, तो अभी लास्ट डे को अपन बैलेंस क्लोज करते हैं. 11वीं लास्ट डे को अपन बैलेंस क्लोज करते हैं, तो यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. तो ऐसे होता है लेजर का बैलेंसिंग. एंड अगले साल के लिए जब मैं 31 मार्च 27 का बना, 31 मार्च नहीं, 1 अप्रैल, रुको जरा, जब मैं अगले साल के लिए बनाऊंगा ना कैपिटल, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2026, तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे जाके होगा बाय बैलेंस, सर यही नहीं समझता. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. यही नहीं समझता तेरे को? आएगा, डोंट वरी. तो जब हम लोग किसी को फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को जब हम लिखते हैं बाय बैलेंस, तो इट मींस इट हैज क्रेडिट बैलेंस. अरे वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना अपन. आएगा आएगा. ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, डोंट वरी. फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आएगा. जस्ट मुझे ये बताना है कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रह सकता है. समझा क्या? वो करना पड़ेगा. अब वो वही बोला ना यार, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 4 to 5 क्वेश्चन. करो, हो जाएगा. तुमको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि तुम 11वीं में सो गए थे. अभी 12वीं में सोने नहीं देगा. क्यों? बोर्ड है ना, बोर्ड है ना. यस और नो? क्या क्या नहीं लग रहा? आएगा आएगा, टाइम आएगा उसका भी. जैसे थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, जब कॉम्प्लेक्स चालू होगा ना फिर लगेगा. अरे स्कूल में क्या करता है तू, फिर कॉलेज में क्या करता है फिर? सर वो उधर कैंटीन रहता है ना, उधर बाजू में, उधर अपना एक चेयर फिक्स है उधर जाके बैठने का. तो व्हेन ओपनिंग कैपिटल एग्जिस्ट्स एंड पार्टनर्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो हम क्या करेंगे? देख, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख 4 लाख. अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये साल में, ये एक साल में कितने महीने के लिए है? ओपनिंग बैलेंस इज देयर विद द बिजनेस फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर द करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 12 महीना. क्यों? अरे व्हेन आई से ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 25, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस 31 मार्च 26 को भी रहेगा ही ना यार, अनलेस आई एम विड्रॉइंग. विड्रॉल का केस आगे है. यस और नो? तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना बच्चों, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा, बट पूरे साल के लिए निकलेगा, फॉर एंटायर 12 मंथ्स. प्लस जो पार्टनर्स एडिशंस करेंगे वो उनके रिस्पेक्टिव डेट से निकलेंगे. तो क्वेश्चन देखोगे तो ए एंड बी, सिर्फ ए का देखो पहले. ए का कैपिटल बैलेंस था 3 लाख का, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2025. ए ने क्या किया? 40,000 का इंट्रोडक्शन किया ऑन 1 जुलाई 2025. ठीक है. अब मुझे बात बताओ, ये 3 लाख पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो कितने महीने के लिए होगा? 3 लाख पे 12 मंथ्स. तो 3 lakhs इंटू 10% इंटू 12/12, ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. मतलब यहाँ पे 30,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. यस और नो? अब जो ए ने एडिशनल इंट्रोडक्शन किया है कैपिटल का, वो कब किया है? 1 जुलाई. तो इसके ऊपर 40,000 के ऊपर कितने महीने कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट? 9 महीने कैलकुलेट होगा. तो यू हैव टू डू 2 सेपरेट कैलकुलेशंस. फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर द एंटायर ईयर, सेकंड कैलकुलेशन फॉर द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन एक कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट निकालो एंड एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालो. बट यहाँ पे ये सिर्फ 9 महीने के लिए निकलेगा. क्यों? जब उसने इंट्रोड्यूस किया.
सिमिलर लाइन सेम है बी का, माते 31 जनवरी 2026 मतलब जनवरी मंथ छोड़ दे, फरवरी मार्च 2 ही महीना ले। अच्छा, आई हैव टू टेक दिस कॉल जस्ट अ सेकंड। तो अगर ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहा और एडिशनल कैपिटल भी दिया रहा तो कैसे करना है, समझ गया? ठीक है, अब कैपिटल अगर ये देख, अभी इस केस में ए का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का, ए का ओपनिंग बैलेंस इज ₹1 लाख। ए ने जो एडिशन किया है वो 2 अलग अलग डेट पे किया है, ठीक है ना? 3 कैलकुलेशन होंगे, एक 12 महीना, एक यहाँ पे 11 महीना और एक यहाँ पे डिपेंडिंग कितना महीना का होता है वैसा। तो अगर मिडिल ऑफ द ईयर में जब भी इंट्रोडक्शन किया हो और ओपनिंग बैलेंस भी रहा हो तो कैसे करना है, क्लियर है? यस और नो? देखो ये एग्जांपल देखो, बट देखो ए का ओपनिंग बैलेंस इज ₹1 लाख, ठीक है? इसके ऊपर मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लगेगा? 11 क्यों? पूरे साल के लिए ना ये। तो 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने 5% दिया है, 5/100 इंटू 12/12 मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 5,000 का, ठीक है? अब ये जो किया है 1 मई 2025 को 40,000 इंटू अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, बट नाउ नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 11 मंथ्स। वाई? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स। तो ये कुछ तो आएगा, कैलकुलेट किया था नीचे, ये आया था 1833। और अभी 30,000 पे कैलकुलेट एक और होगा, 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5/100 इंटू अभी अगस्त से 31 मार्च तक करो, कितना होता है? 8 मंथ्स होता है, इंटू 8/12। तो इसका कितना आया था? इसका आया था 1,000। तो अभी तुमको क्या करना है, सर ये 5,000 ऐड करो, 1833 ऐड करो एंड 1,000 ऐड करो, टोटल 7,833 इज कैपिटल पे का इंटरेस्ट, ठीक है? तो ऐसे तुमको क्या करना है, अगर अलग अलग कैपिटल इंट्रोड्यूस किए रहे तो अलग अलग कैलकुलेशंस आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इज एनी डाउट अप टिल नाउ? फिर अब देखे थे फोर्थ केस एंड विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे विकेटें गिरती है तुम्हारी। When capital is withdrawn from the business, सबसे पहला बेसिक लॉजिक, बेसिक बात, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल इज नॉट इक्वल टू ड्राइंग्स। ड्राइंग जब तुम करते हो तो पर्सनल पर्पजेस के लिए ड्राइंग करते हो। मतलब अगर मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, दिस इज पार्टनरशिप फर्म, मैं बोलता हूँ 50,000 देना, वो बोलेगा क्यों? मेरी बेटी के डॉटर का स्कूल फीस, मेरी बेटे का स्कूल फीस भरना है, ठीक है? तो 50,000 लिया, स्कूल फीस भरा। अब when I borrow 50,000 for personal purposes, there is an obligation on the partner कि कल जाके इसको मुझे 50,000 वापस देने पड़ेंगे, yes or no? तो वो होता है ड्राइंग, जो पर्सनल पर्पसेस के लिए होता है। बट व्हेन आई से विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, इट इज ऑफ अ परमानेंट नेचर। मैं बोलूंगा, मैं इससे परमिशन नहीं लूंगा कि 50,000 देगा कि नहीं, खींच के ले लूंगा, क्यों? अरे पैसा मेरा है ना। आई एम विड्रॉइंग द कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट इज परमानेंट। एक बार मैंने वो विड्रॉ कर लिया कैपिटल बिजनेस में से, then I as a partner am no longer required to pay him that amount back, ठीक है? तो that is what withdrawal of capital। तो ये डिफरेंस है ड्राइंग्स और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल में। तो सर अगर कैपिटल विड्रॉ हो गया तो क्या करें? 2 सेकंड रुक जाओ। कौन से? वो ड्राइंग्स हो गया ना बेटा, एज सुन एज पर्सनल वर्ड आ गया ना, वो ड्राइंग्स हो गए। ये क्यों होता है मालूम क्या? मैं बिजनेस से तंग आ गया हूँ, मुझे ग्रेजुअली क्या करना है, बिजनेस बंद करना है। हाँ, तो विड्रॉल करेंगे। हाँ, एक बार प्लीज ये एग्जांपल देखो सब लोग। ओपनिंग बैलेंस है, अभी बी यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, क्यों? एक पार्टनर का समझो, दूसरे पार्टनर का वैसे ही होगा। ए का ओपनिंग बैलेंस इज ₹5 लाख, ठीक है? दिया क्या गया है, ऑन 30th September 2025 ए विथड्रू हिज कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख का ए ने क्या किया है, कैपिटल यहाँ पे
विड्रॉ कर लिया है। कब विड्रॉ किया? 30 सितंबर 2025 को उसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया। अब यहां पे बोलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे कैसे? बोलो मतलब सुनो, पहली बात, विड्रॉल के केस में तो एटलीस्ट जब तक प्रैक्टिस नहीं बैठता तब तक एक टाइमलाइन बनाओ ऐसे। ये टाइमलाइन है, यहाँ पे 1 अप्रैल 25 है, यहाँ पे 31 मार्च 26 है, ठीक है। अज्यूम करो एक टाइमलाइन है ये ऐसा, यहाँ पे ये डेट डालो 30 सितंबर 2025। ओपनिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे था 5 लाख, दिस वाज योर ओपनिंग कैपिटल। विड्रॉवल तुमने किया 30 सितंबर को 1 लाख। अच्छा, व्हेन विड्रॉवल मतलब कैपिटल बैलेंस कम हो गया तो इसको माइनस में लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 31 मार्च 2026। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, ड्यूरिंग दिस पीरियड बच्चों 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कैपिटल बैलेंस कितना था फर्म में? ठीक है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ठीक है, ये पीरियड में 1 अक्टूबर से 31 मार्च कैपिटल कितना था? गुड, 4 लाख। नंबर ऑफ मंथ्स? हो गया। अब क्या करना है? वेरी सिंपल, 5 लाख का कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंटू 6/12 करो। यहाँ पे 4 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंटू 6/12, संपला विषय। यहाँ पे कितना आएगा? 25,000 आएगा, यहाँ पे 20,000 आएगा। एड देम, यू गेट 45,000। ठीक है, अभी ये टाइमलाइन नहीं बना के भी अगर तुमको समझ रहा है कि सर ऐसा ऐसा करेंगे, इतना इतना करेंगे, देन आल्सो इट इज ओके। यू वांट टू डबल वेरीफाई, यू कैन मेक टाइमलाइन आल्सो। दिक्कत अब होगी कब? जब एडिशन भी हो कैपिटल में, विथड्रॉवल भी हो कैपिटल में, तब टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। रुको जरा, लेट मी पिक अप दैट क्वेश्चन। हाँ ऐसा ही आता है, हाँ ऑब्वियसली। ये सबसे हार्ड केस यही है, एडिशन प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया है ए का, कितना दिया है? 10 लाख दिया है। बी का दिया है 8 लाख, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 चाहिए। ओपनिंग बैलेंस कब रहेगा बच्चों? इट विल बी ऑन 1 अप्रैल 25। हाँ, तो 1 अक्टूबर को क्या किया? ए ने विड्रॉ किया 80,000 का फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। सर ये हमको आता है, क्या करेंगे सर? अप टू 30 सितंबर कैपिटल 10 लाख है। 30 सितंबर के बाद अगर उसने 80 का विड्रॉ किया तो 10 लाख माइनस 80,000 920, तो हम दो सेपरेट पीरियड के लिए क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके एग्रीड। यहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है ए में। बी का ओपनिंग कैपिटल था 8 लाख। ऑन 1 में बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 70,000। ठीक है सर, ये भी हमको आता है, इसके ऊपर पूरा 12 महीना करेंगे। ये जो 1 में को इंट्रोड्यूस हुआ है इसके ऊपर 11 महीना कर देंगे, बात खत्म। हाँ बट आगे का पढ़ना। एंड ऑन 31 दिसंबर ही विथड्रू 30,000। मतलब क्या हो रहा है? इफ यू ऑब्जर्व, अगर तुम देखोगे तो इफ दिस इज अ टाइमलाइन, 1 अप्रैल 25 को एक इवेंट हो रहा है जहां पे उसका ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस कितना है उसका? 8 लाख का ओपनिंग बैलेंस। बी का देखो, बी का ओपनिंग बैलेंस इज हाउ मच? ठीक है, ऑन 1 में ही इज इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल ऑफ 70,000। ठीक है, तो 1 अप्रैल के बाद यहां पे आ गया 1 में 25, जहां पे उसने एडिशन किया कितना? 70,000 का ऐड किया। अब उसने क्या किया? 31 दिसंबर को 30 का विड्रॉवल किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 को उसने क्या किया? ₹30,000 का विड्रॉल कर लिया। अब करेंगे क्या? अब 3 कैलकुलेशंस होंगे। पहला, ये पीरियड के लिए मुझे बताओ, फॉर दिस पीरियड हाउ मच इज हिज कैपिटल? ये पीरियड के लिए उसका कैपिटल कितना है? 1 अप्रैल से 1 मई तक हाउ मच इज हिज कैपिटल? 8 लाख। 8 लाख 70 क्यों नहीं? 8 लाख जो 70 का इंट्रोडक्शन हुआ है 1 मई को हुआ है,
तो 1 अप्रैल से 1 मई इट वाज ओनली 8 लाख का कैपिटल। अब मुझे बताओ 1 मई से 31 दिसंबर उसका कैपिटल कितना है? 8,70,000। कैसे? क्योंकि उसने विड्रॉल जो किया है वो 31 दिसंबर को किया है और एडिशन उसने किया है 70,000 का 1 मई को ही। अब रिमेनिंग लास्ट पीरियड के लिए 31 दिसंबर से 31 मार्च उसका कैपिटल बताओ कितना है? 940 कैसे? विड्रॉल हो गया ना, 870 था, अरे प्लस करके भी, नहीं मैंने सब अच्छा 870 था कब तक? वो पीरियड में उसने विड्रॉ किया 30 का, तो अभी उसका कैपिटल हो गया 8,40,000। यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स एक ही मंथ था, अप्रैल टू मई। यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स। एंड यहाँ पे रिमेनिंग मंथ्स जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स। तो कुछ नहीं, यू हैव टू डू 3 सेपरेट कैलकुलेशंस। ठीक है, ये उसका डिटेल्ड सोल्यूशन है। यहाँ 666 आएगा, यहाँ पे 58,000 आएगा, यहाँ पे 21,000 आएगा। यू ऐड एंड यू गेट व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये नोट्स है तुम्हारे इसमें, डोंट वरी, आज भी फिर से भेजूंगा। तो अगर कि तुमको एग्जांपल्स रेफर करना है, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन आइदर राइट डाउन दिस एग्जांपल्स इन योर बुक और टेक अ प्रिंट ऑफ दिस, कीप इट विथ यू, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे सब सॉल्यूशंस है ही। तो चॉइस तुम्हारा है, तुम प्रिंट लेके करो या फिर तुमको ये लिखना है करो, कैसे भी चलेगा। So this was all discussion on interest on capital. The only game here is to compute in number of months appropriately, and special emphasis when there is withdrawal of capital, and very special emphasis where there is addition plus withdrawal. Clear है? Is there any doubt till now? चल, फिर ये तुम्हारे पीछे छोड़ेंगे ही नहीं जर्नल एंट्रीज। ये तो हमने देख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देख लिया हमने। अब जब पार्टनर कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, तो एंट्री क्या होगा? बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तुमने 11th में भी किया था। जब कैपिटल विड्रॉ हो गया तो एडिशन का उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, यस और नो? क्यों? वो पार्टनर अपना पैसा वापस लेके जा रहा है ना, तो ही इज रिसीविंग द अमाउंट बैक, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बैंक अकाउंट में से। अगर वो बैंक से विड्रॉ कर रहा है, कैश लेके जा रहा है, तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये सारा जो है ये तुमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो भी 2 मेथड के अंदर। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है खिचड़ी फ्लक्चुएटिंग, क्या है आएगा आगे। तो इसके यू नीड टू नो दिस जर्नल एंट्रीज। ठीक है, दिस वाज द डिस्कशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पे एक ही थी, विड्रॉल और एडिशन साथ में हुए तो कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन वाज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एब्सोल्युटली सिमिलर लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा सेम विद ओनली वन डिफरेंस। कैपिटल जो है उसका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं रहता कि अगर मैंने इसमें कैपिटल डाला 10 लाख का, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद मैं वो कैपिटल ले लूंगा वापस, ऐसा मेरे को एट द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम रहता है। बट जब मैं लोन देता हूँ पार्टनरशिप फर्म को एज अ पार्टनर, तब मैं स्पेसिफिकली एग्री करता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म 3 साल बाद मुझे लोन वापस तो रिपे करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लोन। ठीक है, कैलकुलेशंस सब सेम, कैपिटल का भी सेम कैलकुलेशन। क्यों? मैंने तभी बोला था कैपिटल इज अ टाइप, इज अ सिमिलर टू लोन बट नॉट एग्जैक्टली लोन, तो इसके भी वर्किंग्स जो है वो सेम रहेंगे। यहाँ पे ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। इससे ज्यादा तुम 1% भी इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते लोन पे। अब पूछेंगे क्यों सर? नॉर्मल जब हम, अब देख पार्टनरशिप के पास 2 चॉइस है, अगर वो खुद पार्टनर से लोन ले या कहीं बैंक में जाके लोन ले। अब अगर बैंक में जाके वो बिजनेस लोन ले रहा है तो इट रेंजेस अराउंड 10 to 15%। बैंक में अगर वो जाके लोन ले रहा है तो उसको कम से कम 10 से 15% लगेगा। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम तुम्हारे दोस्त से पैसा लोगे तो दोस्त बोलेगा ए थोड़े दिन में मेरे को वापस दे, और थोड़ा ब्याज भी लगा के दे साथ में। अब अगर तुम तुम्हारे घर वालों से पैसा लेते हो तो क्या वो कभी मांगते हैं पैसा? बाद नहीं मांगते सर, हम ही मांगते हैं घर वालों से। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म जब अपने घर से मतलब पार्टनर से पैसा लेगी तो पार्टनर्स बोलेंगे कि तेरे को हम 10% नहीं लगाएंगे, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हम तुझको 6% लगा सकते हैं। वो 6 का 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कभी कभी विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट वो 6% से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? अगर 6% ज्यादा कर रहे हो मैं बाहर बैंक से ले लूंगा ना यार, तो तुम फायदा क्या पार्टनर से लोन लेने का? हाँ कि ना? ऐसा नो? तो इसलिए रेट कैन बी मैक्सिमम 6%।
ठीक है, ये 2011-13 में अमेंड किया था, पहले इट वाज जस्ट 2%, तब जाके वो 6% हो गया। कभी जब तुम पैदा होके 3 साल हुआ था तुमको, तब से आज तक इट इज नॉट चेंज। 2008 बॉर्न ना, 7 बॉर्न 8 बॉर्न, हाँ तो 2011 3 साल ना, चेंज होना चाहिए, 2011 या 13, रेंज याद नहीं है। हाँ बोल, चेंज होना चाहिए, होना चाहिए था, बट अगेन दिस हैज नो रिलेवेंस इन अकाउंट्स, दिस हैज रिलेवेंस इन इनकम टैक्स। तो चेंज नहीं किया। अरे 6% भी ठीक है रे, तुम 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 6%, तुमको 18% का बेनिफिट मिल रहा है इसमें, इनकम टैक्स में, तो इसलिए बढ़ाया नहीं है, उतना कहीं रखा है। तो इसका जो ये होगा प्रोसेस होगा वो टोटल सेम होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहता ना, वैसे ही यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था एक, इसका भी लोन का भी ओपनिंग बैलेंस रह सकता है। जब तक तुम लोन को रीपे नहीं करते तब तक लोन का बैलेंस बिजनेस में बना रहेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख का, किसके, ए का लोन, ए मतलब कौन, पार्टनर। ड्यूरिंग द ईयर 30 सितंबर को ए ने क्या किया, ए ने और लोन दे दिया बिजनेस को, 10 लाख को तो था ही, 30 सितंबर को ए ने और लोन दे दिया, और 1 दिसंबर को क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म ने 2 लाख उसको वापस दे दिया, रीपेमेंट कर दिया। तो अगेन इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ऐसे ही 1 अप्रैल को लोन का बैलेंस था 10 लाख, 30 सितंबर को 1 लाख का एडिशनल बैलेंस आया, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर को लोन का बैलेंस था 10 लाख, नंबर ऑफ मंथ से 6 महीने। 30 सितंबर को पैसा आया ना, तो 1 अक्टूबर से डेट ऑफ विड्रॉल कब है, डेट ऑफ रीपेमेंट कब है, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को क्या हुआ, 2 लाख का रीपेमेंट हो गया। तो यहां 1 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी या 30 नवंबर या 1 दिसंबर अगर तुम देखोगे, तो यहाँ पे लोन का बैलेंस था 11 लाख, यस और नो, ये ऐड किया इसमें, और दिसंबर विड्रॉल के बाद टिल 31 मार्च लोन का बैलेंस इज 9 लाख, सेम एज वी डिड इन व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम प्रोसेस, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते बहुत कम है, क्यों, कैपिटल है ना, ये क्यों पूछेंगे फिर कुछ। यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है जहां पे वो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे तुमको और बोलेंगे निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वेश्चन इज नॉट इनकम्प्लीट, क्वेश्चन इज टेस्टिंग यू, तुमको 6% पे निकालना पड़ेगा, यस और नो, करेंगे एमसीक्यूज बहुत सारे, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट डिस्कशन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे भी कोई दम नहीं था, इट इज सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज केक वॉक। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा था, ये होमवर्क दिया था तुमको, तो इसका डिस्कशन है वो, इट इज सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, हाँ स्पेशल एम्फोसिस एक पॉइंट पे, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, पहले विड्रॉल हो रहा है कि पहले एडिशन हो रहा है। विड्रॉल पहले भी हो सकता है, एडिशन बाद में भी हो सकता है। जैसे इस केस में अगर तुम देखोगे, सी का ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का, ठीक है, सी ने एडिशन किया है 1 मार्च 2022 को 10,000 का, बट अगर तुम विड्रॉवल्स देखोगे तो सी ने 1 जून 2021 को विड्रॉल कर लिया। अब तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें पहले एडिशन हुआ था, बाद में विड्रॉल हुआ था, यहां पे पहले विड्रॉल हुआ है, बाद में एडिशन हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व, सी का अगर तुम देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस था 50,000 का, सी का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 50,000, सी ने क्या किया 1 जून को 2,000 का विड्रॉल कर लिया, ठीक है ना। तो प्रोसेस तभी थोड़ा सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे कैपिटल अमाउंट बदल जाएंगे। 1 अप्रैल से 1 जून कैपिटल 50,000 था, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स अप्रैल में 2 महीने, तो यार 50,000 पे 2 महीने पे निकालो इंटरेस्ट, यस और नो। अब जो विड्रॉल हो गया 1 जून से 1 मार्च तक, उसका कैपिटल 50 + 2 नहीं होगा बच्चों, 50 - 2 होगा, क्यों, उसने विड्रॉल कर लिया, मतलब कैपिटल उसका कम हो गया। तो ये पीरियड के लिए उसका कैपिटल 48,000 है, वो 9 महीने के लिए है, इंटरेस्ट निकालो। एंड जब उसने 1 मार्च को एडिशनल इंट्रोडक्शन किया, तो ये 48 में 10,000 ऐड करना 58,000, मतलब बेसिकली तुमको यहाँ पे निकालना है कि इतने इतने पीरियड के लिए कैपिटल कितना है। इसलिए बोला कि जब तक हैंग ना है उसका तब तक टाइमलाइन बना के सॉल्व करना, गलत नहीं जाओगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने देखा था पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के, और प्रॉफिट्स भी छोड़ के, ऑब्वियसली जो भी पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म पैसा देती है, इट इज कॉल्ड पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। सैलरी बोलो, कमीशन बोलो, बोनस बोलो, तुमको जो नाम देना है दो उसका, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होना चाहिए, क्यों, अरे वो तो अभी कवर कर लेना ऊपर। तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज एनी पेमेंट
made by the firm to its partners other than interest on capital and interest on loan. It can be salary, commission, bonus, जो बोलना है बोलो, कुछ भी हो सकता है. सैलरी एक लाइक ओनर को कितनी रह सकती है ऐसा कुछ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में एक रूल है, मतलब मैक्सिमम इतना सैलरी माइनस हो जाएगा तुम्हारे प्रॉफिट से. तो जो भी तुम पार्टनरशिप डीड देखोगे ना, तो उसमें मेंशन क्या रहेगा, द पार्टनर्स रेम्यूनरेशन विल बी एज पर इनकम टैक्स एक्ट. तो ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इट शुड बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड में ये प्रोवाइड ही नहीं किया है कि पार्टनर्स को इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो ₹1 का भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन जाएगा नहीं. तो बेसिकली पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन या ये पार्टनर रेम्यूनरेशन, सब में एक चीज कॉमन है कि अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हो तो इसका एक भी रुपए का पेमेंट होगा नहीं. ठीक है, हाँ क्या पूछ रहा था तू, हो गया ना. अब इसका जर्नल एंट्री, डेबिट ऑल एक्सपेंस सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इसके बदले क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन आएगा, सैलरी, कमीशन, बोनस, उसको क्या करना, डेबिट करना, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना, क्रेडिट. ठीक है, लास्ट हमने देखा था बिफोर वी एंडेड, तो ये लास्ट कंसेप्ट है. इसके बाद अपन ने रोक लिया था अकाउंट्स, रोक लिया था मतलब पॉज दिया था, मतलब वो है लाइक 6 पॉइंट्स हाँ ये वाले, ये है, दिस इज गुड, ये बहुत ज्यादा है. ये नहीं, तूने स्टार्टिंग मिस किया था, तूने जब क्वार्टर चालू हुआ था ना तब मिस नहीं किया था, क्या मालूम. ठीक है, ध्यान देना, क्या फर्क पड़ता है तेरे को, बैठना है बिंदास. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल का उल्टा. क्यों, अज्यूम करो, जैसे मैंने इसको बोला, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा है शायद पिछले बैच में, नहीं यहाँ पे नहीं है, पिछले बैच का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था कि नहीं, लिया तो रहना चाहिए था. एक सेकंड रुक जाना, कुछ नहीं, तुमको भी यही एग्जाम्पल करवाए, रो मत, सेम टाइमलाइन बना के. पिछले बैच का, हाँ यहाँ पे नहीं, अलग था वो, इट वाज रिकॉर्डिंग. हाँ देखो, मिस्टर ए जो है वो पार्टनर है एबीसी फर्म में. ठीक है, मिस्टर ए इज अ पार्टनर इन एबीसी फर्म. अब मिस्टर ए को 50,000 चाहिए उसके डॉटर का स्कूल फीस भरने के लिए, तो इट्स अ ड्राइंग, पर्सनल यूज. ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उसके पास 2 लाख का बैलेंस था, उसमें से 50,000 देती है पार्टनर ए को. ठीक है, तो ये हो गया ड्राइंग्स. अब 2 लाख में से जब 50,000 चले गए तो बच्चे कितने बच्चों फर्म के पास, कैश 1,50,000. अब क्या हो गया, फर्म का एक सप्लायर टपक गया, टपक गया मतलब आ गया बिजनेस में पैसा लेने. अब उसको देना है टोटल 1,75,000. कितना बैलेंस है मेरे पास, शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का करूं क्या मैं, कैसे, हाउ कैन आई मैनेज दिस शॉर्टफॉल. पार्टनरशिप फर्म को अगर 25,000 का शॉर्टफॉल है तो कैसे मैनेज करेगी ये, क्या करना पड़ेगा, मार्केट से लेना पड़ेगा लोन, उधार लेना पड़ेगा किसी से. अब कोई मुफ्त में तो उधार देगा नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म ने अगर ये 25,000 उठाए, कहा लोन, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अज्यूम करो 10%. बट ये मेरे को इंटरेस्ट पे क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज शॉर्टफॉल हुआ है. अब शॉर्टफॉल क्यों हुआ है, बिकॉज मिस्टर ए ने पैसे लिए हैं पार्टनरशिप फर्म से. तो पार्टनरशिप फर्म बोलेगी ए को, अगर तूने ये पैसे नहीं लिए रहते तो मुझे लोन नहीं लेना पड़ता था, तो अब तू क्या करेगा, जो पैसे विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट दे अभी. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एक्सपेंस ऑफ पार्टनर. ठीक है, तो सेम एग्जांपल यहीं पे, एंट्री देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा. क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इट इज योर इनकम, पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इनकम रहता है. ठीक है, अगेन सेम लाइन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. तुमको अगर इंटरेस्ट देना है, लोन पे इंटरेस्ट लेना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट या फिर रेम्यूनरेशन, सब चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करो. उसके बिना ₹1 का भी तुमको पैसा किधर से भी नहीं मिलने वाला. ठीक है, अब इसके भी केस होंगे. अब जो इजी केसेस है वो मैं उड़ा रहा हुआ, कि अगर ड्राइंग्स 1 अप्रैल को हो गया तो पूरे साल के लिए इंटरेस्ट होगा, सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो. अगर ड्राइंग्स बीच में कोई भी साल में ड्राइंग्स हो गए
तो जब से ड्राइंग्स हुआ है टिल 31 मार्च इंटरेस्ट लगा लो, तो ये भी केक वॉक है तुम्हारे लिए। अब प्रॉब्लम आता है यहां से, प्रॉब्लम आते हैं यहां से, केस 2। अच्छा, व्हाट आई वांट इज, जो आज नया है उनके बुक में ये नहीं रहेगा, तो क्या करो, सबसे पहली बात, लीव गुड 4 to 5 पेजेस। ये जब पेजेस लीव करोगे तो प्लीज ट्राई करना इसमें कुछ ना कुछ फिल करो, ऐसे ही लीव मत करो। नहीं तो क्या कर सकते हो, यू कैन अगेन यू कैन टेक प्रिंट आउट। अगर मैं देखूँ तो तुम्हारे जो नोट्स मैंने भेजे थे, जस्ट अ सेकेंड, जो नोट्स मैंने भेजे थे तुमको, वहां पे कवर हुआ था यहां तक, इट वॉज कवर्ड टिल यहाँ तक कवर हुआ था वो। यहाँ तक कवर हुआ था। ये एडिशन प्लस विड्रॉवल जो था ये कवर नहीं हुआ था। ठीक है, आई विल सेंड दिस। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तक सबका प्रिंट ले लो एंड अपने पेज में अपने बुक में उसको रख दो ऐसे। दूसरा ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन जो लिखा है वो सब लिखो। अब तुम, मेरे को मालूम तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली सेकंड चॉइस सर, स्मार्ट वर्क वाई हार्ड वर्क। तो एटलीस्ट क्या करो, एटलीस्ट इफ वैसे करना है तो गिव हेडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एटलीस्ट यहाँ से तो लिखना चालू करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये लिखना है, लिखो। तूने लिखा है ऑलरेडी, लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तेरे को लिखना है सब कुछ पहले से कि तू प्रिंट आउट लगाएगी? हाँ, तो फिर डोंट लीव पेज। नहीं, इसका प्रिंट नहीं मिलेगा, बैठा है ना यहाँ पे अभी तू, हाँ उंगली दिया। हाँ लो ब्रेक लो, 5 मिनट का, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। चलो हो गया, इट विल नाउ जस्ट बी अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर मैक्स। हाँ, हाफ एन आवर में हो जाएगा। तो 6:30 बजे हो जाएगा ना। हाँ तो अभी कितने, अभी 6 बज रहे हैं अभी, 5:50। चलो टेक 5 मिनट ब्रीदर।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पीछे माइक ऑफ किया था मैंने बिकॉज आई हैड गिवन अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। सो जो डिस्कशन जनरल डिस्कशन हुआ था, तुम्हारा पढ़ाई का कुछ नहीं हुआ था, तो डोंट वरी। लिखो, डरेंगे रे वो नहीं तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले लिखो यहाँ से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, राइट डाउन। write down. यहाँ तक पार्टनरशिप डीड तक। केस वन ठीक, केस वन मत लिखो, इट इज इजी। अगर बिगिनिंग में क्या हुआ तो कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं है। तुमको बड़े होके करना क्या है, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th स्टैंडर्ड व्हाट डू यू वांट टू डू मैडम? कुछ तो सोचा रहेगा। अरे बोल, कुछ भी बोल। तूने सेम, तूने बीबीए बीबीए एमबीए सीए का सोच रहा है। Good. वो सीए करने को नहीं सर, बहुत पढ़ना पड़ता है। 16 16 घंटे नहीं। घंटे नहीं पढ़ना पड़ता, यू हैव टू रीड 13 आवर्स, उसमें से 10 घंटे इफेक्टिव होते हैं। सी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि तुमको स्कूल जो है, तुम्हारा स्कूलिंग जो है 10th स्टैंडर्ड तक, तब तुमको पढ़ाया गया है फिजिक्स केम बायो सब पढ़ाया है। अगर उसमें थोड़ा अकाउंट्स डाल देते ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होता था फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। हाँ मालूम है। अब इट इज़ वेरी इनजस्टिस कि डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड में तुमको अकाउंट्स बम्बार्ड किया जाता है। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, बहुत मुश्किल है यार। कैसे समझोगे अकाउंट्स एक साल में? हाँ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐड करो ना। ऐसा करता नहीं है। दैट इज, हमने हमने क्या, वी डिड लॉट एंड लॉट्स ऑफ सेमिनार्स। जब लोग 10th में थे ना, स्टूडेंट्स 10th में थे ना, हमने बहुत सेमिनार किए कि ऐसा ऐसा कॉमर्स में है, अपॉर्चुनिटी है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इको करके है। बट अगेन प्रॉब्लम इज कि वी गॉट अ लिमिटेड टाइम ऑफ ओनली 2 to 3 आवर्स। वो 2 से 3 घंटा में स्टूडेंट्स को कन्विंस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्लासेस के लिए नहीं कि है, तुम एटलीस्ट कोर्स में आ जाओ, कॉमर्स कोर्स क्या है वो तो देखो। एंड इसीलिए द मेन रीजन वाई सी ए इज डिफिकल्ट इज बिकॉज तुम्हारा जो बेसिक्स है वो बेसिक्स क्लियर नहीं रहते। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 12th यू आर इमीडिएटली फोर्स्ड टू सिट ऑन फॉर द फर्स्ट पेपर सी ए फाउंडेशन का। अब ठीक है, ये 12th में साथ नहीं कर रहा तो इसका 1 साल एक्सटेंड होगा। अगर इसको सी ए करना है तो ठीक है, 1 ईयर ही कैन गिव अवे, नो इशूज। बट अगर सी, द मोस्ट ब्यूटिफुल कोर्स ऑफ प्रोफेशनल इज सी ए जनरली। ऐसा मैं सी ए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। Why? Because you learn so many things. You learn law, you learn stock markets, financial, how to manage your finance. अरे finance manage करना बहुत मुश्किल है। It is not easy to manage finance. सर अभी सैलरी आ गया। बट सीखने जैसा भी होता है ना, तो सीए नहीं किया तो भी सीए सीख सकता है। हाँ बहुत सारे है। सीए नहीं किया तो सीए कैसे सीखेगा बेटा? अरे मतलब खुद से। नहीं नहीं, खुद से नहीं, एक सीए हुए नहीं। हाँ obviously, see, once you clear your CA intermediate ना, you are as good as half CA. क्यों? बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग योर CA इंटरमीडिएट जो सेकेंड स्टेज रहता है, तुमको आर्टिकलशिप करना पड़ता है, CA के अंडर काम करना पड़ता है 2 साल के लिए। तो उसमें यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ इंडस्ट्री। अभी बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो रिलायंस में काम करते थे, इन्फोसिस, रिलायंस। तुम कॉर्पोरेट में उतर सकते हो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड आई हैव नॉट सीन वन चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज पुअर। एक बता दो कौन गरीब चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हो ही नहीं सकता यार। जो ऐसे के कैंपस, वंस यू क्लियर द सीए ना, जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, मिनिमम सैलरी कितना मालूम क्या वहाँ पे? 15 lakhs पर एनम मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी, 15 lakhs पर एनम। मैक्सिमम कैन बी 25 to 30 lakhs ऑल्सो। मुझे ही 30 to 32 के ऑफर्स आए, बट आई रिजेक्टेड इट। वाई? बिकॉज आई वांटेड टू कम टू टीचिंग। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मैं कैसे बताऊँ बेटा, वो मैं कैसे बताऊँ? सी, इट डिपेंड्स। सी, देयर आर 2 टाइप। मैंने उसी दिन बोला था
दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो टीचिंग को कंसिडर करता है एज, एंड जो टीचिंग को एंजॉय करते हैं। अब तुमको समझना है कि कौन कहाँ पे, और जाहिर सी बात है। चलो हो गया तुम्हारा लिख के ये। तो देखो इट इज स्टिल टाइम है, तुमको CS करना है CS करो, CMA करना है CA कर, BBA करना है BBA, बट प्रॉब्लम अच्छे कॉलेज से कर, बकवास कॉलेज से मत कर, ठीक है। एंड BBA करने के बाद ट्राई कर MBA IIM से करने का, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू अगेन टेक दिस कॉल। चलो डायरेक्टली एक तुम केस 2 मत बोलो, इसको केस 1 बोलो। केस 1, ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसमें क्या लिखना है वो तुमको बताता हूँ, सब नहीं लिखना तुमको। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ये मत लिखना, ये फॉर्मूला लिखो। इफ केस 1 लिखो, ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ड्राइंग्स निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12 to 6.5 divided by 12। ठीक है, लिख लिया। सबसे पहली बात इसका मीनिंग बताओ सर, ये 6.5 क्यों यहाँ पे, ये ठीक है, ये समझा, ये समझा, ये क्या है, ये नीचे 12 क्या वो भी समझा, बट 6.5 क्यों, करूंगा ना कैलकुलेट। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, 12 महीने। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग होता है, 1 में बोलो ना, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो बेसिकली तुम हर एक महीने में क्या करते हो, ड्राइंग करते हो। हाँ ऑब्वियसली इसका एक ये है अजम्पशन है कि तुम हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ करते हो, या तो ये अमाउंट वर्क नहीं होगा। इट इज नेसेसरी कि यू विड्रॉ सेम अमाउंट एवरी मंथ, ठीक है। अब तुमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तुमने विड्रॉ किया 1,000 का हर महीने में, ठीक है। हर महीने में तुमने विड्रॉल कर लिया, तो टोटल ड्राइंग्स तुमने कितने किए, टोटल अमाउंट कितना है ड्राइंग्स का, 1000 इंटू 12 मंथ्स। तो तुमको सर इंटरेस्ट कैसे निकालना है, 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया सपोज 10% पर एनम इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, तो ऐसा आएगा तुम्हारा 650। सर फिर से वही बात, ये 6.5 आया कैसे। अब एग्जाम में तुमको कोई नहीं पूछेगा 6.5 आया कैसे, तुमको एग्जाम में इट इज एक्सपेक्टेड कि रिमेंबर दिस 6.5, और तो एक है 5.5, 6 तो ठीक है, 6 वैसे भी आया आ जाएगा, 7.5, 4.5, ऐसे बहुत सारे चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी, कि नंबर याद रखने पड़ेंगे। लॉजिक एक बार समझ लो कैसे आया है नंबर। व्हेन आई से यू विड्रॉ एट द एवरी मंथ्स बिगिनिंग, मतलब 1 अप्रैल को तुमने विड्रॉ किया रहेगा। अब जो तुमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो स्ट्रेट टिल 31 मार्च तक लगेगा, क्योंकि पहले साल में ऑन द फर्स्ट डे विड्रॉन एंड उधर से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगेगा, यस और नो। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। तो ये जो पहले मंथ में तुमने विड्रॉ किया 1000 का, वो तुमने विड्रॉ किया है 12 महीने के लिए, फॉर 12 मंथ्स तुमको इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, यस और नो। जो तुमने फर्स्ट में को विड्रॉ किया 1000, उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 11। 1 जून 10, जुलाई 9। तो बेसिकली क्या होगा,
तुम जैसे जैसे एक एक महीना आगे जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ मंथ्स कम हो जाएंगे। क्यों? ऑब्वियसली इंटरेस्ट तुम जब से विड्रॉ करते हो उस पीरियड से लेके 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगेगा। तो जो 1 मार्च को मैं फाइनली विड्रॉ कर रहा हूँ उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक महीने को लगेगा। सर कैसे? अरे 1 मार्च फर्स्ट डे, तो फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च इंटरेस्ट लगेगा। अब अगर तुम ये 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐड करोगे, सारे नंबर से ऐड करोगे तो तुमको 78 आएगा। ठीक है, यू विल गेट नंबर एज 78। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विड्रॉन ड्यूरिंग द मंथ? 12 टाइम्स। इन अ ईयर यू हैव विड्रॉन 12 टाइम्स, यस और नो? You do 78 divided by 12, you'll exactly get what? 6.5। मतलब ये 6.5 नंबर इंडिकेट क्या करता है? देख, तुम्हारे पास लॉन्ग कट क्या है करने का? सर तुम हमारे पास लॉन्ग कट ये है सॉल्व करने का कि समझता है कि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे दिया है मैंने 10%। दिस इज समथिंग आई कॉल एज डोंकी वर्क। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? सॉरी, यहाँ पे 10/100 रहना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तो ये सब काम करने से बच जाओ, इसलिए ये नंबर आया है 6.5। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है ना वो नंबर ऑफ मंथ्स का टोटल ले रहे हैं एंड ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी कितने बार किया उसका टोटल ले रहे हैं, तब जाके वो नंबर आया है 6.5। ठीक है, तो एग्जाम में यू हैव टू रिमेंबर जस्ट व्हाट 6.5। लॉजिक एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। एंड एग्जाम में प्लीज टाइम पास भी मत करना। हाँ, अगर तुमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 6.5 था कि 5.5 था, तो एक बार ऐसे करके यू कैन ट्राई आउट। ठीक है, बट एग्जाम में जब जितने हम क्वेश्चन करेंगे उससे तुमको ऑब्वियसली एग्जाम में याद रह ही जाएगा। वो लिख दिया तुमने ये फॉर्मूला? नो नीड टू राइट डाउन दिस डेरिवेशन। फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। केस 2 करो, ये केस 3 नहीं रहे, केस 2। ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। लिखो केस 2 लिखो एंड डायरेक्टली राइट डाउन दिस फॉर्मूला। ये कचरा मत लिखो। राइट डाउन केस 2, ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सेम ही होगा, बस फॉर्मूला चेंज होगा। सिर्फ ये चेंज होगा नंबर। बस वही, बाकी सब सेम ही रहेगा, वो केस वाइज रहेगा। Case 2, drawings are made at the end of every month. Ignore this, whatever I have written. Directly write down this formula after you are done with it. एक्सप्लेन करूंगा ये फिर से, डोंट वरी। इज इट डन? सर ये 5.5 आया कैसे सर? देखो अब क्या है, ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अप्रैल का एंड क्या? 30th अप्रैल। मई का एंड क्या? 31st मई। तो अगर तुमने 30th अप्रैल को विड्रॉवल किया है तो अप्रैल महीने के लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? 30th अप्रैल मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो मई से मार्च 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, सेम ऐड करो, सबका टोटल आ जाएगा 66 डिवाइड बाई, यू हैव विड्रॉन 12 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, तो 66 डिवाइड बाई 12 करोगे तो तुमको नंबर आ जाएगा 5.5। क्लियर है? इतना ही है, नंबर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, केस 3 क्या ऐसा क्यों है केस? अच्छा हाँ, तुमको मैंने केस 1 नहीं लिखा है ना, वो नॉर्मल केस। ठीक है, केस 1 मतलब क्या? अगर पहले दिन पे ड्राइंग हुआ है 1 अप्रैल को हुआ है तो कैसे होगा? वो बकवास है। एंड केस 3, ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ये सबसे ईजी है सर, मिडल में हुआ तो क्या? तो 6 मंथ्स आता है। अब सेम आता है वो डिराइव, वो थोड़ा पॉइंट में दिक्कत देगा तुमको, इसलिए वो डेरिवेशन नहीं लिखा मैंने, वो पॉइंट्स में आएगा थोड़ा। क्यों? अब 15, अगर अप्रैल का मिड कब है? 15th, तो नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 11.5। तो इसीलिए वो मैंने किया नहीं है, रिस्क नहीं लेना मुझे, बट आता है 6, डोंट वरी। फॉर्मूला देख लिया तुमने ये? सेम, हैव टू रिमेंबर द नंबर। ठीक है, तो ये लास्ट में समरी भी है यहाँ पे, डोंट वरी। समरी कैसे याद रखना है वो भी लिखा था, डोंट वरी। राइट ऑन केस नंबर 4 नाउ। ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर।
drawings are made at the beginning of every quarter. So in exam you have to read very carefully. Is it beginning of month, end of month, middle of month, beginning of quarter, end of quarter, middle of quarter? To be very very careful of this. तो देखो फॉर्मूला लिखवाता हूँ, पहले लॉजिक देख लेना. Drawing at the beginning of every quarter. There are 4 quarters in a year. April to June पहला, July to September, October to December and January to March. When I say beginning of every quarter, मतलब 1st April को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? तो सिर्फ 1st April को, ओनली ऑन 1st April आई एम विड्रॉइंग, ठीक है? नॉट ऑन 1st May, not on 1st June, only on 1st April, because beginning of every quarter मतलब 1st April, it begins on 1st April. तो 1st April से 31st March, 12 months, yes or no? Next, if I step into quarter number 2, तो I'm withdrawing on 1st July, not on 1st August, not on 1st September. I'm directly withdrawing on 1st July. July से लेके March तक there are 9 months, ठीक है? Similarly, third quarter में I am withdrawing on 1st October, तो October से लेके March तक 6 months. And last quarter I am withdrawing on 1st January, January to March, 3 months. Add these things, 12 plus 9, 21, 27, 30. Yes or no? But अभी मेरा frequency of drawings सिर्फ 4 है. क्यों? अरे 4 बार withdraw कर रहा हूँ मैं. 1st April, 1st July, 1st October, 1st January. I am withdrawing only 4 times. तो अब ये जो है 30/4 वो आता है तुम्हारा 7.5. तो इसलिए यहाँ पे ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12. इसमें एक माथे तुम लोग खाओगे क्या, बताता हूँ, पहले लिखो फॉर्मूला. क्वेश्चन दिया रहेगा, मिस्टर ए विड्रू 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. तो जो फॉर्मूला लिखोगे ना, तो ड्राइंग्स अमाउंट प्लीज 5000 इंटू 4 करना, 5000 इंटू 12 मत करना. विड्रॉवल 4 ही बार हो रहा है, बताना पड़ता है रे. अरे करते हैं लोग ऐसे, मालूम है मेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे एज अ प्रिकॉशन कि तुम लोग मत करना है ऐसे. अब ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अभी फॉर्मूला में समझा रहा हूँ, डायरेक्टली राइट डाउन दिस फॉर्मूला. केस नंबर नेक्स्ट, ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. हर क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग्स हुआ तो क्या लिखोगे? ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12. Then last case, drawings are made at the middle of every quarter. Drawings amount into rate into 6/12. मिडल वाले बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. लास्ट केस, ड्राइंग्स आर मेड द मिडल ऑफ एवरी ईयर. ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट इंटू 6.5, मतलब 6 डिवाइड बाई 12, 6.5 नहीं, 6/12, 6.5 नहीं, सॉरी, 6/12, 6/12, 6/12, सॉरी. डन. चलो अब ये फटाफट से एक टेबल बना लो. तो यही टेबल बनाओ, बट 1 मिनट रुक जाओ. प्लीज मेक दिस टेबल समरी टेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हाँ, अगर मंथ रहा तो क्या, क्वार्टर रहा तो क्या. इफ इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 करो, मिडल ऑफ द मंथ 6, एंड ऑफ द मंथ 5.5, क्वार्टर 7.5, 6 and 4.5. डू दिस समरी टेबल. आपने तो बोला था छुट्टी रहेगी 19 तक. अरे वो ये है रिफिल बैच. रिफिल मतलब तुमको एट पार लाने के लिए तो सब में था, है. बट सच्ची में सब में था. 3 दिन छुट्टी मारी है तूने, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ भी नहीं था तू. सर इसको याद कैसे रखेंगे? देख, +1 बिगिनिंग, यहाँ से तुम्हारी कहानी शुरू हुई, प्लस स्टोरी स्टार्ट्स. यहाँ पे 0, क्यों, चेंज दोनों का कुछ नहीं है, 0 है. एंड यहाँ पे तुम्हारी स्टोरी खत्म हो गई. ठीक है, ऐसा याद रखना, याद रखो, नंबर याद रखना, याद रखो. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू हाउ यू रिमेंबर इट, बट यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.
टेक केयर।